तो बच्चे आज हम लोग को पढ़ना है 10th क्लास का फिजिक्स। इसमें के टॉपिक है हम लोग का अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करना। बच्चे अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करना आज हम लोग सीखेंगे। कैसे अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध किया जाता है, एकदम सरल तरीके से आज हम लोग दर्पण सूत्र सीखेंगे। ठीक है बच्चे, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अधिक से अधिक 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चे, तो आज हम लोग सीखेंगे दर्पण सूत्र, वो भी अवतल दर्पण में। ठीक है बच्चे, तो अभी तक जितने ही बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तुरंत कर दें, ताकि इस प्रकार का जो वीडियो बनाया जाए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जाए तो तुरंत आपके पास पहुंच सके। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं, आज हम लोग सीखते हैं किस तरह दर्पण सूत्र सिद्ध होता है। देखिए बच्चे, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u। ठीक है, अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि जो फोकस दूरी होती है, जो फोकस दूरी होती है वह वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के योग के बराबर होती है। ठीक है, जो फोकस दूरी होती है वह वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के योग के बराबर होती है। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं, ये मेरा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जिसका परिभाषा होता है, जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है और उभरा हुआ जो भाग होता है वह कलई किया गया होता है। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हो तथा उभरा हुआ भाग कलई किया गया हो वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर एक अवतल दर्पण बनाया गया है जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया गया है। ठीक है, उभरा हुआ भाग कलई किया गया है और परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। तो परावर्तक सतह का मतलब होता है बच्चे कि जिस सतह पर प्रकाश की किरण आकर पड़ती है, जिस सतह पर प्रकाश की किरण आकर पड़ती है उस सतह को परावर्तक सतह कहा जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण जिसका मैंने नाम दिया यम और यान, अवतल दर्पण जिसका मैंने नाम दिया यम और यान। ठीक है, जिसकी जो अवतल दर्पण का जो ध्रुव है, उसका जो बिंदु है, ध्रुव का बिंदु, उसको मैंने P से सूचित कर दिया। इसका ध्रुव क्या है, P है। ठीक है, और इसका P और C कहते हैं। PC इसका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है। PC इसका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष दर्पण के बीचों बीच भाग में आने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है, जो दर्पण को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। ठीक है, तो बच्चे, और उसके बाद प्रधान अक्ष के ऊपर एक वस्तु रखी गई है, जिस वस्तु को मैंने AB से सूचित किया। AB रखी गई है वस्तु, जिस वस्तु का प्रकाश प्रतिबिंब दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद फोकस से होकर गुजरता है। AB एक वस्तु रखी गई है जो दर्पण के सामने रखी गई है और यह दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद ये फोकस से होकर गुजरती है। इसका मतलब होता है बच्चे कि कोई भी किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो तो दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराने के बाद वह फोकस से होकर के ही गुजरती है। किसी भी प्रकार का किरण हो, जब वह मुख्य अक्ष के समांतर होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जैसे ये किरण है आपका AQ, जो A और Q है, यह जो है P और B के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। तो देखो बच्चे, यहाँ से इस तरह गुजरी हुई है, परावर्तक सतह पर पड़ी है और फोकस से, देखिए फोकस से होकर के, यहाँ बिंदु फोकस है, फोकस से होकर के गुजरी है। और दूसरा जो किरण है ये आपका वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है।
तो वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद, वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद वह उसी दिशा में घूम जाती है या मुड़ जाती है, जिस दिशा से गई रहती है उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। यानी जो आपतित किरण है, आपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है जब वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तब। तो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, तो वक्रता केंद्र से होकर गई, परावर्तक सतह पर पड़ी और परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद पुनः उसी की दिशा में घूम गई। देखिए ये ऐसे आपतित किरण है और इधर को जा रही है तो ये परावर्तित किरण हो गया। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक है बच्चे। और जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर एक फोकस से होकर के गुजर रहा है और दूसरा जा रहा है तो उसी दिशा में गुजर जा रहा है। जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है बच्चे ना, वहां पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है। जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है वहां पर आपका प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो बना, यहाँ पर जहां प्रतिच्छेद किया, एक दूसरे को काटा, वहां प्रतिबिंब बना जिसका नाम मैंने दिया ए डैश बी डैश। यानी ए डैश और बी डैश मेरा क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ठीक है बच्चे। ए डैश बी डैश आपका प्रतिबिंब हो गया और ए और बी मैंने ए बी रखा है। तो ए बी अपना, कोई बच्चे कहते हैं कि हम कहाँ रखेंगे, तो बच्चे इस जो ए बी देख रहे हैं वक्रता केंद्र के बाद इधर अनंत होता है, वक्रता केंद्र के बाद इधर अनंत होता है। तो बच्चे हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है और ये इधर अनंत होता है। अब अनंत का पता नहीं चलता है बच्चे, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हम ए बी वस्तु रखे हैं। तो बच्चे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो वही चीज बना हुआ है, फोकस है बच्चे, ये वक्रता केंद्र है, दोनों के बीच बना हुआ है प्रतिबिंब। ठीक है बच्चे। ये किरण आलेख आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं कि ए बी एक वस्तु रखी गई है जो प्रधान अक्ष पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी गई है। ए बी जो वस्तु है वह प्रधान अक्ष के, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। ये जो दर्पण के मध्य बिंदु से आ रहा है, दर्पण के मध्य से होकर के जो रेखा गुजर रहा है उसको प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो बच्चे ये जो ए बी रखी गई है वह प्रधान अक्ष के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी गई है। ठीक है बच्चे। और यहाँ पर जो ए डैश और बी डैश हुआ है वह वस्तु का प्रतिबिंब बना हुआ है। ये तो आपको पता है, एफ से फोकस हो गया, सी से वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है बच्चे। तो आगे चलते हैं। अब मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूं, इसका नामकरण कर रहा हूं। देखिए बच्चे हल, देखिए माना यमयन एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है बच्चे, पीसी है। ये पी और सी, पी और सी, पीसी इसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। ठीक है। पीसी इसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। उसके बाद बच्चे तथा ए बी प्रधान अक्ष के ऊपर, ए बी जो है ये वाला ए बी प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रधान अक्ष के ऊपर है, प्रधान अक्ष के ऊपर कोई वस्तु रखी गई है, कोई भी वस्तु रखी गई है। ठीक है बच्चे। प्रधान अक्ष के ऊपर कोई एक वस्तु रखी गई है जिसका नाम मैंने दिया है ए और बी, जिसका नाम मैंने क्या दिया, ए और बी। ए बी एक वस्तु रखी गई है। ठीक है बच्चे। जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका प्रतिबिंब करा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश प्रधान अक्ष के नीचे फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बना हुआ है। देखो बच्चे, जिसका इसका प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये डैश है ये बी डैश है, कहाँ बना है, ये प्रधान अक्ष के नीचे फोकस और वक्रता केंद्र के, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रधान अक्ष के नीचे फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बना हुआ है। ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र के बीच ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है बच्चे। अब देखते हैं, ये तो हो गया, ये तो मेरा किरण आलेख था। ठीक है बच्चे। अब इसमें किसको क्या कहते हैं वो चीज यहाँ पर दर्शाया गया है। जहां P और B वस्तु दूरी, यहां से लेते हैं बच्चे, देखते हैं दर्पण में कोई भी दूरी या लेंस में कोई भी दूरी ध्रुव से नापी जाती है। ठीक है। दर्पण में कोई भी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। तो ध्रुव मेरा P है,
और यहां से नापेंगे तो बी हो गया। तो यहां से मैं पुकारूंगा, ये नहीं कहूंगा कि बी और पी, नहीं, इसको पुकारूंगा पी और बी, इसको मैं पीबी बोलूंगा। तो बच्चे पीबी है, ठीक है, यहाँ पर पीबी है। तो पीबी क्या है बच्चे, वस्तु रखे हैं यहां से, तो ध्रुव से इसकी दूरी नापेंगे तो वस्तु दूरी हो गया, जिसको आप देखते हैं माइनस यू में लिखा हूं, ठीक है। इसको मैं वस्तु दूरी को यू से सूचित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस लिखा गया है बच्चे। इसे लिखने के पीछे कुछ कहते हैं, कहा जाता है कि दर्पण के सामने जितनी भी दूरियां होती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस में होती है, ठीक है बच्चे, ऋणात्मक होती है। इसलिए दर्पण के सामने है, तो दर्पण के सामने ये सब दूरियां है, जितनी भी दूरियां ध्रुव से नापी जाएगी दर्पण के सामने, वह सभी दूरियां क्या हो जाएगी बच्चे, माइनस में हो जाएगी, अर्थात ऋणात्मक हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ क्या रखा है, ऋणात्मक रखा है। चलते हैं बच्चे, और यहाँ P और B डैश, यहाँ चलते हैं P और B डैश, P और B डैश, यहाँ से क्या है बच्चे, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, यही प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, ठीक है बच्चे। इसलिए इसको लिखा गया प्रतिबिंब दूरी, ये भी माइनस में लिखा जाता है क्योंकि दर्पण के सामने है, परावर्तक सतह के सामने है, ठीक है बच्चे। और पीएफ जो है, यहां से P और F जो है, ये क्या है, फोकस दूरी है। क्या है बच्चे, फोकस दूरी है। पीएफ क्या है, फोकस दूरी है। तो अब बच्चे चलते हैं कि हमें सिद्ध करना क्या है, हमें को तो सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u, ये हमको साबित करना है, वह किस तरह उतना आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने, अब बच्चे इसमें पकड़ते हैं, जब मेरा किरण आलेख हो गया तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दो त्रिभुज, यहाँ पर देखते हैं एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, और एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, यहाँ पर दो त्रिभुज यहाँ और दो त्रिभुज यहाँ, अर्थात यहाँ पर दो दो त्रिभुज का हम जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो मैं चलता हूं पहले स्टेप में, त्रिभुज इसको और इसको पकड़ रहा हूं, इसमें देखते हैं क्या होता है। बच्चे यहाँ पर जो इंडिकेट किया गया है, यहाँ पर आपको देखिए, यानी ये दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसको F द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, यहाँ F द्वारा सूचित कर दिया गया है। उसके बाद ये दर्पण के ध्रुव और जहां प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब, तो दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है, जिसको V द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। दर्पण के ध्रुव और यहाँ पर जहां पर वस्तु रखी गई है, अर्थात P से B तक, उसको वस्तु दूरी कहते हैं, जिसको U द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है बच्चे। और ये दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को 2f द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि वक्रता केंद्र जो होती है बच्चे, वह फोकस दूरी की दूरी होती है, ठीक है बच्चे। वक्रता केंद्र जो होता है वह फोकस दूरी की दूरी होती है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपनी एक त्रिभुज को पकड़ते हैं, त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC तथा ABC तथा अब क्या लेंगे, A डैश B डैश C लेंगे, A डैश B डैश C में, ठीक है बच्चे। दो त्रिभुज पकड़ते हैं, इन दोनों त्रिभुज में मैं कंप्रोमाइज करेंगे, क्या आता है देखिए। इन दोनों त्रिभुज को यदि आपको बता दिया जाए, काट कर निकाल दिया जाए, ये है आपका त्रिभुज ABC, यहाँ पर A डैश B डैश। बच्चे देखिए, ये दोनों त्रिभुज को यहां से इस त्रिभुज को मैंने काट कर यहाँ रख दिया, ठीक है। जब यहाँ इस त्रिभुज को काट कर रखा तो ये त्रिभुज क्या संबंध कर रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, जहां लंबवत रेखा आती है वहां 90 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक बच्चे। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर, यहाँ B 90 डिग्री है, यहाँ B डैश 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ C, दोनों का C जो है वह सेम है, बराबर है, ठीक है। यहाँ पर जो इस त्रिभुज का C है वही इस त्रिभुज का भी C है, दोनों का C क्या है, बराबर है, दोनों का जो नाम है एक ही है, तो बच्चे दोनों का जब नाम एक है तो दोनों का कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है बच्चे, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पर कंप्रोमाइज करना है। कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर, बच्चे कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी। ठीक है, अब कंप्रोमाइज करना है कैसे त्रिभुज बराबर है। ठीक है, तो आपका कोण ए डैश बी डैश सी बराबर कितना का है, 90 डिग्री का है। कितना का है बच्चे, 90 डिग्री का है। ठीक है, यानी ए बी सी और ए डैश बी डैश सी ये दोनों कोण 90 डिग्री का है, इसलिए यहां पर 90 डिग्री लिख दिया गया। अब चलते हैं बच्चे, फिर एक बराबर करते हैं। कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर, अब क्या लेंगे, कोण ए डैश सी बी डैश, कोण ए डैश सी बी डैश बराबर क्या होगा बच्चे, देखिए ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, इसको हम संगत कोण भी कह सकते हैं। कौन सा कोण कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। देखिए क्योंकि तो संगत कोण इसलिए है बच्चे कि दोनों कोणों का मुख एक ही से मिला हुआ है, दोनों एक ही बिंदु पर कोण बना रहा है, तो इसको शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हैं और संगत कोण भी कह सकते हैं। शीर्षाभिमुख इसलिए कह सकते हैं कि दोनों कोणों का मुख एक ही ओर है, तो जब दोनों कोणों का मुंह एक ही ओर होता है उस कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो शीर्षाभिमुख कोण सदैव क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से या संगत कोण से। ठीक है, या संगत कोण नहीं बच्चे, सम्मुख कोण लिखेंगे। ठीक है, संगत कोण मैं बोल दिया, गलती से हो गया। सम्मुख कोण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सममुख कोण। सममुख कोण का मतलब होता है दोनों का मुख एक ही ओर हो, दोनों का मुख एक ही ओर हो, उसी को हम सममुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। सममुख कोण से। ठीक है, जब बच्चे दोनों कोण अब किसी भी त्रिभुज की मतलब दो कोण बराबर हो जाता है तो उसकी तीसरा भी कोण उस त्रिभुज का ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। जिस त्रिभुज का कोई दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो उस त्रिभुज का मतलब दो त्रिभुज की बात बताया जा रहा है, जब कोई दो त्रिभुज का एक कोण का दोनों एक त्रिभुज का दोनों कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण के बराबर हो जाए तो वह अपने आप तीसरा भी कोण उसके बराबर हो जाता है, यानी तीसरा भी कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार का संबंध क्या हो जाएगा, इस प्रकार का संबंध हो जाएगा आपका समरूप, समरूपता का संबंध हो जाएगा। तो वह त्रिभुज क्या कहलाने लगेगा, समरूप त्रिभुज कहलाने लगेगा। जब एक त्रिभुज का सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोण के बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है, समरूप त्रिभुज कहलाने लगेगा। तो जब समरूप त्रिभुज कहलाएगा बच्चे तो क्या होगा, आगे देखते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी ये दोनों समरूप त्रिभुज हो गया। और जो भी समरूप त्रिभुज हो जाता है बच्चे तो इसका जो संगत भुजा क्या होती है, अनुपाती हो जाती है। संगत भुजा क्या हो जाता है, अनुपाती हो जाता है। यानी इस त्रिभुज का जो मतलब कि ऊंचाई जो है, शीर्षलंब जो है इस त्रिभुज के शीर्षलंब के अनुपाती हो जाएगा। जब शीर्षलंब अनुपाती हो जाएगा तो आधार भी अनुपाती हो जाता है। अब यहाँ क्या होगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ए बी बटा में ए डैश बी डैश, यानी जब यह त्रिभुज मतलब समरूप हो जाएगा तो इसका जो ऊंचाई है इसके ऊंचाई के अनुपात में हो जाएगा, अनुपाती हो जाएगा। इसका आधार इसके आधार का अनुपाती हो जाएगा। ठीक है बच्चे जी।
बराबर, जब यहाँ पर ऊंचाई समानुपाती होगा तो आधार भी समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो आधार इसका क्या है बच्चे, BC है, बटा में क्या हो जाएगा, B'(C). B'(C) इक्वेशन नंबर 1 बन गया, अर्थात समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहां से बच्चे हम दूसरा त्रिभुज पकड़ते हैं। दूसरा त्रिभुज यहां से ये पकड़ाएगा, यहां से ये, क्योंकि ये दोनों समरूपता का निशानी दिखाना है, हमको समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाने के लिए बच्चे यही त्रिभुज दोनों पकड़ा जाएगा। पुनः पुनः लेते हैं बच्चे। अब यहां से लेते हैं PQF, PQF लेते हैं। त्रिभुज बच्चे QPF उसके बराबर तथा यहां लेते हैं बच्चे, ये तो यही रहेगा, ये तो QPF हो गया, और यहां पर जाएगा बच्चे A'(B')F, A'(B')F में। अब यहां पर हमें कंप्रोमाइज करके दिखाना है कि यहां पर क्या होता है। ठीक है बच्चे, यहां पर क्या होता है, जिस प्रकार इसमें आपने दिखाया कि किस प्रकार वह मतलब कि समरूप होता है, उसी प्रकार यहां भी आपको वही दिखाना है कि किस प्रकार समरूप होता है, और इक्वेशन नंबर 2 बनाना है। ठीक है बच्चे, तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर ये जो है मानते हैं, यहां पर क्या होता है कि यहां से लंब होता है, तो लंब इतना करीब होता है कि P के ही करीब होता है, इसलिए कोई खींचता है कोई नहीं खींचता है, क्योंकि वो खींचने और नहीं खींचने दोनों 9 के बराबर होता है, इतना करीब होता है कि उसका कोई मान नहीं रहता है। तो ये मान लेते हैं कि ये लंब है। ठीक है, यहाँ पर आएगा, इसके करीब हो जाएगा, कोई भी रेखा जब यहाँ से लंबवत आएगी तो वह P पर ही एक प्रकार का पड़ेगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसी तरह कर देता हूं। तो बच्चे अब यहाँ पर प्रदर्शित क्या करना है, यहाँ प्रदर्शित करना है जैसे आपने यहाँ पर प्रदर्शित किया ABC, उसी तरह आपको प्रदर्शित करना है QPF। लिखेंगे कोण QPF बराबर, यहां पर तो 90 डिग्री का आपने प्रदर्शन कर दिया, यहां भी को 90 डिग्री का A'(B')F। क्या लिखेंगे, कोण A'(B')F बराबर यहाँ 90 डिग्री। बच्चे यहाँ पर 90 डिग्री होगा क्योंकि लंबवत आ रहा है। ठीक है, जब लंबवत आता है तो वहां पर 100% 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर एक प्रदर्शन हो गया। दूसरा प्रदर्शन यहाँ F को प्रदर्शित करना है कि F जो है यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है या सममुख कोण बन रहा है। तो सममुख को कैसे प्रदर्शित करेंगे, आप तो इस तरह भी पकड़कर प्रदर्शित कर सकते हैं और इस तरह भी पकड़कर प्रदर्शित कर सकते हैं, इसमें भी ऐसे भी पकड़कर प्रदर्शित करेंगे, उस तरह भी पकड़कर प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो हम लेते हैं QFP, कोण QFP बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पर हो जाएगा A'(F')B', कोण A'(F')B' बराबर क्या लेंगे, सम्मुख कोण लेंगे। ठीक है बच्चे, या इसको सम्मुख कोण जब नहीं लेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। सम्मुख कोण से। ठीक है बच्चे, तो जब ये सम्मुख कोण से जब दो कोण बराबर हो गया तो इस त्रिभुज की तीसरी भी कोण भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जब तीसरी कोण आपस में बराबर हो जाएगा बच्चे, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। जब यहां समरूप त्रिभुज हो जाएगा तो क्या होगा, इसलिए लिखिए, इसलिए त्रिभुज QPF बराबर समरूप A'(B')F। ठीक है बच्चे, जब किसी त्रिभुज की, किसी दो त्रिभुज की दो मतलब कोण बराबर हो गया तो उसका तीसरा भी कोण आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब तीसरा कोण आपस में बराबर हो जाएगा तो वह त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगी,
समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे? समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप हो जाएंगे तो क्या होगा? उनकी जो ऊंचाई है ऊंचाई के अनुपाती हो जाएगा। तो ऊंचाई जब ऊंचाई के अनुपाती होगा बच्चे तो आधार भी आधार के अनुपाती हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर। यहाँ बच्चे लेते हैं तो अब क्या होगा? अब इसका ऊंचाई क्या है? इसका ऊंचाई क्यूपी है। तो क्यूपी बटा में इसका ऊंचाई क्या है? ए डैश बी डैश है। ए डैश बी डैश है। अब इधर क्या हो जाएगा बच्चे? जब ऊंचाई इसका अनुपाती हो गया तो आधार भी अनुपाती हो जाएगा। तब पीएफ हो जाएगा बच्चे। पीएफ बटा में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चे? आपका हो जाएगा बी बी डैश एफ। बी डैश एफ हो जाएगा। अब बच्चे क्या करना है? ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है बच्चे, अब यहां पर ध्यान देना है बच्चे। इक्वेशन नंबर में ए बी है, आप इक्वेशन नंबर में क्यूपी है। ठीक है, तो आपको अब देखना है यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर होता है जो ए बी है और यहाँ पर क्यूपी है। ए बी और क्यूपी क्या है कि दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि जब समांतर रेखा गुजरती है तो समांतर रेखा जहां भी जाती है तो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होता है बच्चे सदैव बराबर होता है। तो ये समांतर रेखा गुजर रही है तो जितना ये दूरी होगा उतना ही ये दूरी होगा। तो हम Q और P के बदला में AB लिख सकते हैं या AB के बदला में Q और P लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चे, AB के बदला में Q और P लिखा जा सकता है और नहीं तो Q और P के बदला में बच्चे AB लिखा जा सकता है। यहां लिखा जा सकता है AB बराबर QP। ठीक है, AB बराबर QP। तो यहां पर बच्चे हो जाएगा AB बटा में A डैश B डैश बराबर PF बटा में B डैश F। ठीक है बच्चे, ये अब इक्वेशन नंबर 2 बन गया। यहाँ पर इक्वेशन नहीं बनाएंगे बच्चे, यहीं पे बना देंगे एक ही बार। अब बच्चे यहाँ तक हम आ गए। अब देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बच्चे, समीकरण 1 और 2 से। ठीक, मैं आशा करता हूं बच्चे सभी बच्चों को समझ में आता होगा। अभी तक बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल, तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 से अब देखते हैं बच्चे। इक्वेशन 1 का जो बायां पक्ष होता है, इक्वेशन 1 का जो बायां पक्ष है इक्वेशन 2 के बायां पक्ष के बराबर है। ठीक है, जब समीकरण 1 का बायां पक्ष समीकरण 2 के बायां पक्ष के बराबर होता है बच्चे, तो नियम होता है कि जब ये बराबर हो जाता है तो इसका दायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाता है। तो बच्चे ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। ए बी बटा में ए डैश बी डैश, ए बी बटा में ए डैश बी डैश, ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। और जब ही कैंसिल होगा बच्चे तो इसका जो मतलब कि दायां पक्ष भी है तो दायां पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अब बच्चे आ जाएगा यहाँ पर BC बटा में B डैश C अब बराबर हो जाएगा PF बटा में B डैश F। ठीक है बच्चे, ये आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर डायरेक्ट हो गया। बच्चे डायरेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर अभी मैं बताया हूं कि जब समीकरण 1 का बायां पक्ष समीकरण 1 का बायां पक्ष समीकरण 2 के बायां पक्ष के बराबर है, यानी ए डैश ए बी बटा में ए डैश बी, यहाँ पर ए बी बटा में ए डैश बी दोनों बराबर है, ये कैंसिल हो जाता है यानी कट जाता है। जब कट जाएगा बच्चे तो ये समीकरण जो पहला का जो दायां पक्ष है और समीकरण 2 का जो दायां पक्ष है वह भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वहां पर जब कट ही गया तो वहां पर इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है बच्चे, तो अब चलते हैं।
अब यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा क्या चीज है। यहाँ तक तो हम लोग का एक प्रकार का सॉल्यूशन चक हो गया। ठीक है बच्चे, अब हमें मान बैठाना है कि किसको क्या कहा जाता है। अब मान निकालेंगे बच्चे। अब मान गौर से देखना होगा कि मान कैसे निकलता है। अब देखना है बी सी, तो बच्चे हमको बी और सी चाहिए। ठीक है, हमको बी और सी चाहिए। तो बच्चे बी सी निकालने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम पी से बी पर जाएंगे, पी से बी पर जा करके और पी और सी घटा देंगे। ठीक है बच्चे, जब हम P और यहाँ मान लीजिए एक रेखा मैंने खींच दिया और यहाँ पर आपका B है, यहाँ पर आपका P है और यहाँ पर आपका C है। तो बच्चे ये वाला दूरी निकालने के लिए हम पूरे दूरी में से, ये पूरे दूरी में से हम ये वाला दूरी घटा देंगे तो ये वाला दूरी निकल जाएगा। सिंपल सा चीज है, ये वाला दूरी निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, BC निकालने के लिए हम लिखेंगे PB माइनस PC। ठीक है बच्चे, PB माइनस, इसके बदला में लिखेंगे PB, यानी B और B में से P और C घटा देंगे, PC घट गया। उसके नीचे क्या है, B डैश C। ये दूरी निकालने के लिए बच्चे क्या करेंगे, तो ये पूरे दूरी यहां से जाएंगे वक्रता केंद्र तक, यहां तक जाएंगे और इस इतनी दूरी में से, वक्रता केंद्र में से हम क्या करेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा ये आपका दूरी निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक बच्चे, तो यहां पर हमको ये वाला दूरी चाहिए, क्या चाहिए, B डैश C, ये वाला दूरी चाहिए। तो उस दूरी को निकालने के लिए लिखेंगे PC माइनस B डैश, यानी P से C तक दूरी में से P और B डैश, यानी B डैश दूरी को घटा देंगे तो ये वाला दूरी, जो छोटा वाला दूरी है, वो निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक बच्चे, अब इधर आते हैं, PF, यहाँ पर बच्चे PF रह जाएगा क्योंकि ये दूरी सेम है, इसकी दूरी नहीं निकालनी, इसका वक्रता नहीं बच्चे, ये फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी सेम है। अब यहाँ पर दे रहा है B डैश F, ये दे रहा है दूरी। तो बच्चे B डैश F निकालने के लिए P से B डैश पे जाएंगे। क्या निकालेंगे, P से B डैश पे जाएंगे, B डैश। अब माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पर PF कर देंगे क्योंकि ये वाला दूरी चाहिए हमको, ये छोटी वाली दूरी चाहिए, तो ये आपका फोकस दूरी घटा देंगे, PF क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बच्चे अब क्या होगा, अब इसके मान को बैठाना होगा। अब किसको क्या कहते हैं, मैं इंडिकेट कराया हूं आपको कि किसको क्या कहते हैं। तो PB यानी P से B तक, इसको कहते हैं क्या, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा है वास्तविक, तो माइनस U हो गया। ठीक है बच्चे, माइनस U हो गया, फिर यहाँ माइनस है और बात करें PC, यहां से यहां तक, तो PC को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होती है बच्चे, वक्रता केंद्र जो होती है वो फोकस दूरी की दूनी होती है, फोकस दूरी की दूनी होती है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर लिख देंगे -2F। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगाना है क्योंकि ऑलरेडी माइनस यहाँ है और ये भी ध्रुव से दर्पण के सामने है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने जितनी भी दूरियां नापी जाती है वो क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में बता रहा हूं। ठीक बच्चे, अवतल दर्पण की ये चीज बता रहा हूं। नीचे आते हैं, अब PC, ये P और C। तो PC आपको मैं बताया -2F हो जाएगा क्योंकि ये फोकस दूरी की दूरी होती है, तो फोकस दूरी की दूरी हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे, माइनस है यहाँ पर PB डैश, ये P से B डैश यानी यहाँ वस्तु दूरी है, नहीं सॉरी बच्चे, यह प्रतिबिंब दूरी है। तो प्रतिबिंब दूरी भी से सूचित किया जाता है, यहाँ पर लिखा गया होगा प्रतिबिंब दूरी, यहाँ भी लिखा गया है प्रतिबिंब दूरी। यहाँ PB डैश, देखिए PB डैश लिखा गया -V। ठीक है, तो माइनस हम भी लिख देंगे, यहाँ पहले से ऑलरेडी माइनस है इसलिए माइनस लगा इंटू लगा देंगे। ठीक है, यहाँ आते हैं PF, तो PF लेते हैं, PF ये तो फोकस दूरी है इसलिए -F हो जाता है। अब नीचे आते हैं PB डैश क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी, तो -V हो जाएगा, माइनस, फिर PF है तो यहाँ भी
क्या लगा लोगे, माइनस लगा करके माइनस एफ लिख देंगे। अब बच्चे कंप्रोमाइज करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा आपका यू और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2f हो जाएगा बटा में ये माइनस 2f, अब प्लस ये हो जाएगा v इक्वल माइनस एफ बटा में माइनस v अब प्लस एफ। बच्चे ऐसे हुआ। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, यानी तिरछी तिरछा गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ठीक है बच्चे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। यहां लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीपल, तिरछी पूर्वक गुणा, पूर्वक गुणा। ठीक है बच्चे, पूर्वक गुणा। तो करते हैं, पहले इसका करते हैं, भी में यू का करेंगे, माइनस है बच्चे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो यू भी हो गया। ठीक है बच्चे, ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और 2f में हम क्या करेंगे बच्चे, 2f में जब भी का करेंगे तो ये हो जाएगा 2f भी हो जाएगा। ठीक, इसका गुणा हो गया। अब f का फिर करते हैं, f का करेंगे बच्चे माइनस u में, तो ये हो जाएगा f u हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस है, यहाँ पर हो जाएगा बच्चे आपका प्लस में 2f में f का जब गुणा करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बच्चे, अब आते हैं इधर, बराबर ले लेते हैं, बराबर है बच्चे, इससे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा, तो 2f का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी में करेंगे तो माइनस f भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f भी हो जाएगा। ये हो गया बच्चे। अब यहाँ पर देखना है बाबू कि क्या कह रहा है, कि यहाँ पर देखिए कि कौन कौन बोला। देखिए यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है, ये दोनों 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, वीडियो बच्चे स्क्रीन धुंधला आ रहा है बच्चे। यहाँ पर 2f स्क्वायर है, यहाँ भी 2f स्क्वायर है, तो ये 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको उधर भेजेंगे तो एक माइनस हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा। ठीक बच्चे, एक माइनस हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा, तो एक माइनस है तो एक प्लस में क्या हो जाता है, घट जाता है, बराबर बराबर रहता है। तो अब इधर देखते हैं बच्चे, इधर क्या है, इधर है आपका एफ यू है, एफ भी है, एफ भी, एफ भी, एफ भी। ठीक है बच्चे, तो इसको क्या करते हैं, इसको उठा करके इधर भेज देते हैं। ठीक है, ये दोनों को इधर ही छोड़ देते हैं, तो यू भी अब माइनस ये आपका हो गया यू भी माइनस ये आपका हो गया, इसको उठाकर इधर डालेंगे प्लस हो जाएगा। वीडियो रखिए, देखते हैं यहाँ पर 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक बराबर के इस साइड में है, एक बराबर के इस साइड में है। ठीक है बच्चे, अब क्या होता है कि यहाँ पर अब बच्चा माइनस यू माइनस एफ भी, और यहाँ भी है माइनस 2f भी। क्या किए कि 2f भी को माइनस 2f भी को क्या कर दिए कि इधर कर दिए, तो बच्चे ये माइनस 2f भी जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, जब प्लस में हो जाएगा तो 2f भी में एक f भी घट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चे, अब देखते हैं। अच्छा देखो लाइट नहीं आ रहा है, यू भी माइनस एफ यू बराबर बराबर क्या होता है कि अब हो जाएगा यहाँ पर एफ भी। ठीक है बच्चे, एफ भी हो जाएगा। ठीक है, एफ भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 एफ भी में से एक एफ भी घट जाएगा तो एक एफ भी आएगा। अब क्या करते हैं बच्चे कि इसको इस साइड में भेज देते हैं, ये जो एफ यू है एफ यू को इस साइड में भेज देते हैं और यू भी को वही रहने देते हैं, तो यू भी 10 का 10 रहेगा और एफ यू इधर आ जाएगा, तो एफ भी प्लस हो जाएगा एफ यू। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी आपका आंसर हो गया। ठीक ना, लेकिन हमको चाहिए 1/f इक्वल 1/v जोड़ 1/u। ठीक है, तो इतना लाने के लिए क्या करेंगे कि इस सभी दोनों पक्षों में क्या करेंगे कि u भी
एफ यू भी से मल्टीपल भागा दे देंगे। क्या करेंगे? भागा दे देंगे। तो बच्चे यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में एफ यू भी से भाग देने पर, ठीक है बच्चे, दोनों पक्षों में एफ यू भी से भाग देने पर, तो भाग देते हैं बच्चे यहां पर। तो यहां पर है यू भी बटा में एफ यू भी बराबर यहां हो जाएगा। अब एफ भी बटा में हो जाएगा बच्चे, थोड़ा धुंधला आ रहा है, हेलो, क्या हो जाएगा? एफ यू भी, अब प्लस हो गया बच्चे। अब क्या है? एफ यू बटा में एफ यू भी। अब देखें बच्चे, जो जो कट रहा है उसको कटा देते हैं। ये कटता है, ये कटता है, कट गया। यहाँ पर एफ कटता है, यहाँ पर भी कटता है, एफ कट गया, भी कट गया, यहाँ पर एफ कट गया, यू कट गया, एफ कट गया, यू कट गया। बचा क्या? ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक बचा, नीचे क्या बचा? एफ बचा। ठीक है बच्चे, ऊपर में एफ कुछ नहीं बचा तो एक बचा, और नीचे में क्या बचा? नीचे में एफ बचा। ठीक है, नीचे में क्या बचा? एफ बचा। ठीक बच्चे, एफ बचा। आगे आते हैं आगे देखते हैं बच्चे। आगे ऊपर में कुछ नहीं बचा तो एक बचा, नीचे में क्या बचा? तो ए बचा। ठीक है, प्लस ऊपर में कुछ नहीं बचा, एक बचा, नीचे में क्या बचा? भी बचा। बच्चे हमको क्या चाहिए? यही चाहिए, 1/f 1/f। ठीक है बच्चे, बराबर बराबर 1/v 1/v 1/u 1/u। ये मेरा दर्पण सूत्र प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चे, ये दर्पण सूत्र प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चे, इसी तरह हम अपने इस दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। उत्तल दर्पण में भी अगर मांगे तो हम उत्तल दर्पण में भी इसी प्रक्रिया से, जैसे आपको यहाँ ट्रायंगल का निर्माण किया गया है, उसी तरह उसमें भी बना लेंगे। ठीक है बच्चे। बच्चे अभी तक जितने भी बच्चे मतलब कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू, तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बाबू बनाने में आप लोगों को। ये सब काम आप लोगों के लिए किया जा रहा है। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे।